नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीएम मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी आप सभी कार्यकर्ताओं और जनता के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। राज्य में प्रचार करने वाले बीजेपी नेता बताते हैं कि प्रचार के दौरान उन्हें लोगों से कितना प्यार मिलता है। बीजेपी के प्रति लोगों के विश्वास को बताना है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, मेरे कर्नाटका के बच्चों की, मेरे कर्नाटका के नौजवानों की, मेरे कर्नाटका की नौजवान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार को पीढ़ियां बनाने का लिए भी काम करना होता है। सरकार को वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी सोचना पड़ता है। विकास की डबल रफ्तार बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। आपको मैं बताऊं, जो राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन करते क्या है, केंद्र सरकार की कोई भी योजना उनके यहां सफल ना हो, उनको डर लगता है कि अगर सफल हो गई तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा। कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं, वो योजना का नाम बदल देते हैं, स्टिकर नया लगा देते हैं। देश में एक बात आप हैरान हो जाएंगे, गरीबों को अनाज देने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड सुप्रीम कोर्ट को हुक्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डबल इंजन सरकार उस राज्य में नहीं थी। तो आपको बता दें, इसी कड़ी में पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा 29 अप्रैल को है। कई मायनों में पीएम का यह दौरा अहम माना जा रहा है। आपको बताते हैं कि पीएम के चुनावी रण में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों के बारे में, चुनावी रण में क्या कुछ खास रहने वाला है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें, 29 अप्रैल को चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है वो कर्नाटक का रहने वाला है 29 तारीख को। बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के लिए जनता से वोट मांगते आपको प्रधानमंत्री नजर आएंगे। कर्नाटक के रण में अब एंट्री प्रधानमंत्री की होने जा रही है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री की 3 जनसभाएं होने वाली हैं। अब आपको बता दें कि इसमें कौन कौन सी जनसभा रहने वाली है। तो सुबह 11 बजे पहली जनसभा होगी, जो कि हुमनाबाद में पहली जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद आपको बताते हैं कि दूसरी जो सभा होगी वो दोपहर 1 बजे विजयपुरा में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि जो तीसरी सभा होगी वो करीब 3 बजे होगी कुदानी में। तो ये 3 जनसभाएं
होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी 29 अप्रैल को। आपको बता दें कि जनसभा के बाद शाम को पीएम मोदी भव्य रोड शो भी करेंगे। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री रोड शो करते नजर आते हैं। इससे पहले हमने रोड शो कई देखे हैं। आपको बता दें कि बेंगलोर नॉर्थ में 45 मिनट का ये रोड शो होगा। करीब 45 मिनट तक बेंगलुरु में ये रोड शो जो है वो होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये देर शाम को होगा क्योंकि 3 रैलियां और उसके बाद एक रोड शो पीएम का होने वाला है। तो चुनावी रण में अब प्रधानमंत्री की एंट्री होने जा रही है कर्नाटक में। तो यह प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 29 अप्रैल का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आए दिन चुनावी राज्य कर्नाटक में रैलियां हो रही हैं। इस बीच अब कांग्रेस ने बीजेपी की एक रैली का मुद्दा बनाते हुए पार्टी पर भड़काऊ बयान देने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने वाले नेताओं में रणदीप सिंह सुरजेवाला, डीके शिवकुमार शामिल हैं। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। और आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा कर्नाटक का जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ तो अब आइए आपको यह भी बता देते हैं कि यह पूरा मामला दरअसल है क्या, जिसको लेकर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह के दंगे वाले बयान पर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करवाई है। विपक्ष को बदनाम करने के आरोप में यह मामला दर्ज करवाया गया है। बीजेपी पर भड़काऊ भाषण और शत्रुता फैलाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में बीजेपी नेताओं और रैली के आयोजकों के नाम का जिक्र किया गया है। शाह ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में दंगे होंगे। गृह मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। शाह ने भाषण में झूठे और निराधार आरोप लगाया, यह कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। कांग्रेस ने एक वीडियो लिंक भी शिकायत के साथ संलग्न किया है, उसे शेयर किया है। आईपीसी की धारा 153, 505(2), 171(g) और 120(b) के तहत यह शिकायत दर्ज करवाई गई है। साथ ही चलिए आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना पूरे देश में, पर अगर देश के गृह मंत्री ही अगर कानून को भंग करेंगे, देश के गृह मंत्री ही अगर संप्रदायों का झगड़ा करवाएंगे, देश के गृह मंत्री ही झूठी और बेबुनियाद बयानात इशू करेंगे, तो कानून की रक्षा कौन करेगा। आज हमने ये एफआईआर दर्ज करवाई है हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बेंगलोर में श्री अमित शाह, जो देश के यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ 25 अप्रैल को जब वो कर्नाटक में आए तो उन्होंने झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बेसिर पैर के बयानात कांग्रेस पार्टी के बारे में दिए। अमित शाह जी, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी कि पीएफआई को बैन किया जाए। महीनों तक बसवराज बोम्मई जी ने पीएफआई को बैन नहीं किया। विधानसभा के अंदर और बाहर और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने कहा हमारी मांग पर पीएफआई को बैन किया गया है, और आप ये कहते हैं कि हम बैन हटा देंगे। हमने ये वादा किया है, ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। हमने भारत के चुनाव आयोग से भी दरखास्त की है कि अमित शाह जी को इस कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक में पांव रखने की इजाजत ना दी जाए, उन्हें यहां से बाहर किया जाए। चुनाव आयोग ने हमारी दरखास्त को सुनने के लिए कल 4 बजे का समय भी दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी जुबान फिसल गई है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। दरअसल खड़गे ने कलबुर्गी में एक रैली के दौरान कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं। यदि आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं।
ಮತ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. Mr. Kharge is a reflection of the vile politics of the Congress leadership, particularly the Gandhi family. This is not the first time the Gandhi family has directed pot shots at the Prime Minister. The Gandhi family has ensured that the Prime Minister's dead parents are abused. The Gandhi family, particularly Mrs. Gandhi, has called Prime Minister Modi's Maut ka Saudagar. They have abused him and his community. The Gandhi family, in fact, has directed its leaders to call for the death of Prime Minister Modi. I think that this is a sign that the Gandhi family and particularly the Congress leadership, including Mr. Kharge, is afraid of what is to be the outcome of the Karnataka election. It is very, very now obvious that the Congress is at the precipice of defeat in Karnataka. बार बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, अपशब्द कहने की, गालियां निकालने की। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है, कोई कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग करता है, कोई कहता है इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो देश की जनता ने जिनको बार बार देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाया और कांग्रेस को यह हजम नहीं हो पा रहा। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या है इस तरह की भाषा का प्रयोग और ऐसे षड्यंत्र रचने का काम करते हैं? कांग्रेस को देश से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त करा के इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगने को लेकर सवाल उठाया था। खड़गे ने कहा था कि वह जानना चाहते हैं कि क्या पंचायत चुनाव में भी लोगों को उन्हें देखकर बीजेपी को वोट देना होगा। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि क्या वह वहां भी चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि कर्नाटक के हुबली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने बोम्मई पर सियासी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने कामों के आधार पर वोट की अपील की होती तो ज्यादा समझदारी दिखती, ना कि लोगों से मोदी का चेहरा देखकर बीजेपी को वोट देने के लिए कहते रहते हैं। खड़गे ने कहा कि यह लोकसभा का चुनाव नहीं है, लोगों को कितनी बार उनका चेहरा देखना होगा। उन्होंने पूछा कि क्या पंचायत चुनाव में भी लोगों को उन्हें देखकर बीजेपी को वोट देना होगा, क्या वह वहां भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में आते हैं तो इससे बीजेपी बहुत खुश होगी और पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जहां भी चुनाव से पहले दोनों गए थे कांग्रेस हार गई। इसके साथ ही सीएम बोम्मई ने कहा कि डबल इंजन सरकार से देश का विकास होगा। सीएम बोम्मई ने कहा कि 10 मई को होने वाला विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक होगा। डबल इंजन वाली सरकार की बदौलत ही 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 6,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं और डबल इंजन वाली सरकार के कारण किसान सम्मान योजना संभव हो पाई है। तो कर्नाटक चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक चुनाव में किस समुदाय का कितना प्रभाव है, ये भी आपको हम बताएंगे।
तो आपको बता दें कि सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। अब इसमें समीकरण की बात है, क्योंकि चुनाव अमूमन भारत के किसी भी राज्य में हो, जाति हावी होती है। और वहां कर्नाटक की अगर स्थिति, हम आपको वो भी बताएंगे कि वहां क्या स्थिति है। इस बार का चुनाव जो है वो बेहद अहम होने जा रहा है। कई मायनों में ये चुनाव बेहद खास होने जा रहा है। तो अब देखिए किस समुदाय का कितना प्रभाव है। तो राज्य में कुरबा की आबादी जो है वो करीब 8% है। राज्य में कुरबा आबादी 8% है और इसका भी गहरा प्रभाव होता है। कुरबा का प्रभाव श्रीगेरे, दावणगेरे में देखने को मिलता है। इसके अलावा कर्नाटक में 13% मुस्लिम और 85% हिंदू है। 224 सीटों में से करीब 200 सीटों पर हिंदू वोटर्स की भूमिका बेहद अहम होती है। कर्नाटक में 17 से 18% आबादी बेहद अहम है लिंगायत की। लिंगायत समुदाय का 100 विधानसभा सीटों पर प्रभाव देखने को मिलता है। कुल 224 सीटों में से 52 विधायक इसी समुदाय से हैं। तो लिंगायत समुदाय का बेहद अहम रोल कर्नाटक में होता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हुबली धारवाड़ विधानसभा सीट से महेश तेंगिकाई बीजेपी की तरफ से मैदान में है। ये वही सीट है जिसकी मांग पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार कर रहे थे और मांग पूरी ना होने पर नाराज होकर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन ये सियासी जंग जारी है। शेट्टार बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार महेश तेंगिकाई ने शेट्टार पर पलटवार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय शेट्टर साहब को जो 30 साल में देने का, 30 साल एक शासक हुआ था, 30 साल में अपोजिशन लीडर, बाद में मंत्री, बाद में दो बार मंत्री बन गए, बाद में स्पीकर, बाद में मुख्यमंत्री के तक भारतीय जनता पार्टी जो पद देना चाहिए था वो सब पूरा पद भारतीय जनता पार्टी दिया है। उसका स्टेट प्रेसिडेंट भी बनाया। वही बात माननीय येडियुरप्पा जी ने कल बताया, पार्टी जो देने का था वो पूरा उसको जिम्मेदारी दे देना था, वो दे दिया है। अभी माननीय शेट्टर साहब ने जो बता रहा है लिंगायत का अन्याय हुआ, लिंगायत में कुछ भी अन्याय नहीं हुआ है। अभी शेट्टर साहब को निकाल के किसको दिया अभी पार्टी? महेश तेंगिकाई कौन है फिर? यही येडियुरप्पा जी ने बताया। सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्सुक है। इसके लिए पार्टी ने कुछ बदलाव दिया है, लेकिन ये टिकट उसको निकालने से पहले ही कितने ऑफर दे दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सर्वोच्च नेता अमित भाई शाह ने बात किया, नड्डा जी ने बात किया, प्रहलाद जोशी जी ने बात किया, खुद हमारा मुख्यमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान आके घर को जाके बात किया। ये सब करने के बाद भी आज जो बोल रहे वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी का भी कभी भी अन्याय नहीं करते। ये अभी विश्वास द्रोह करने का काम मान शेट्टर जी किया है अभी।